मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने किया था संकुल यौगिकों का स्थायित्व और उसके बाद अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं वो सामान्यतः उच्च चक्रण संकुल होते हैं, निम्न चक्रण संकुल नहीं। यानी जो चतुष्फलकीय संकुल है वो नॉर्मली किस प्रकार के होते हैं? उच्च चक्रण संकुल टाइप के होते हैं, वो निम्न चक्रण संकुल है वो नहीं बनाते। तो देखिए इसका रीजन अपन बताते हैं। अपन पहले पता कर लेते हैं कि निम्न चक्रण संकुल क्या होते हैं और उच्च चक्रण संकुल क्या होते हैं। देखिए निम्न चक्रण संकुल वे होते हैं जहां धातु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता हो? युग्मन होता है। तो जो निम्न चक्रण संकुल होते हैं वहां धातु में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? युग्मन होता है। जबकि जो उच्च चक्रण संकुल है उनमें धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। और कहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, कहाँ नहीं होता, इसके लिए अपन ने दो ऊर्जाओं को काम में लिया था। एक तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा और एक युग्मन ऊर्जा पाई। और अपन ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है डेल्टा उसका मान ज्यादा होना चाहिए किससे? युग्मन ऊर्जा पाई से। यानी यदि विपाटन से ज्यादा ऊर्जा निकलेगी और विपाटन से निकलने वाली ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा तो युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा अवेलेबल हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा? युग्मन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए कंडीशन होती है डेल्टा इज ग्रेटर देन पाई। अब है उच्च चक्रण संकुल। यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा धातु में और इसके लिए कंडीशन होती है डेल्टा इज लेस देन पाई। यानी यहां पे विपाटन से इतनी ऊर्जा अवेलेबल नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? युग्मन हो जाए। यानी यहां इलेक्ट्रॉनों के युग्मन के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? विपाटन से। इसलिए यहां पे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। तो अब अपन आते हैं अपना जो क्वेश्चन है चतुष्फलकीय संकुल के लिए। तो चतुष्फलकीय संकुल के लिए क्या होता है कि जो चतुष्फलकीय संकुल है उनके लिए नॉर्मली कंडीशन क्या होती है? ये वाली होती है कि चतुष्फलकीय संकुल में अधिकांशतः युग्मन ऊर्जा का मान ज्यादा होता है किससे? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से। यानी चतुष्फलकीय संकुल में विपाटन से निकलने वाली ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होता है? कम होता है। यानी युग्मन के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा विपाटन से प्राप्त नहीं होती। इसलिए चतुष्फलकीय संकुल में
नॉर्मली धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है वो नहीं होता है, और जहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता वो संकुल किस टाइप के होते हैं? उच्च चक्रण टाइप के होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो चतुष्फलक के संकुल है वो नॉर्मली किस प्रकार के होते हैं? उच्च चक्रण संकुल टाइप के होते हैं। तो चतुष्फलक के संकुल सामान्यतः उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं। इसका रीजन है कि चतुष्फलक के संकुल के लिए युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से क्या होता है? हमेशा अधिक होता है। युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा से क्या होता है? अधिक होता है। यानी यहाँ विपाटन से इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती कि इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए? युग्मन। इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों का युग्मन है वो नॉर्मली नहीं होता है। इसलिए चतुष्फलक के संकुल नॉर्मली क्या होता है? उच्च चक्रण टाइप के होते हैं। ये अपना क्वेश्चन था। अब इस लेसन के अंदर अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों के उपयोग। अब देखिए अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है संकुल यौगिकों के उपयोग या संकुल यौगिकों का महत्व। तो देखिए संकुल यौगिकों के उपयोग में अपन पहला करते हैं कि जो रक्त वर्णक है, अपना रक्त वर्णक होता है हीमोग्लोबिन। अब अपने रक्त में पाया जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन है वो आयरन धातु का क्या होता है? संकुल होता है। तो अपने रक्त में पाया जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन है वो आयरन धातु का एक क्या है? संकुल है। दूसरा पौधों में पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार वर्णक क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का संकुल होता है। तो पौधों में पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक क्लोरोफिल है वो किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम धातु का। तो ये भी एक संकुल है। तीसरा है विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालामिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनो कोबालामिन। अब देखिए कोबाला, कोबाला मतलब कोबाल्ट, कोबाला मतलब कोबाल्ट। यानी विटामिन B12 जो है साइनो कोबालामिन, ये कौन सी धातु का संकुल होता है? कोबाल्ट धातु का संकुल होता है। और अपन जानते हैं विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस
एनीमिया रोग हो जाता है। तो ये अपने जैविक तंत्र को प्रभावित करने वाले 3 संकुल हैं। रक्त के वर्णक हीमोग्लोबिन है, वो आयरन का संकुल होता है। पत्तियों में पाया जाने वाला जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का संकुल होता है। और जो विटामिन B12 है, जिसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग हो जाता है, और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। ये होता है कोबाल्ट धातु का संकुल। अब देखिए इसके महत्व में अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सिस प्लेटिन। अब सिस प्लेटिन है, वो पहले भी आया था आपने कि जो प्लेटिन है, प्लेटिन संकुल में धातु होंगी प्लेटिनम, और यहां इस संकुल में 2 होते हैं एमीन और 2 होते हैं क्लोरो। इस संकुल को कहा जाता है प्लेटिन। अब देखिए इसके अंदर अपन ने की थी ज्यामितीय समावयता, और ज्यामितीय समावयता में 2 रूप बनते हैं, सिस और ट्रांस। अब सिस है, सिस रूप में क्या होता है, समान लिगैंड समान दिशा में, और ट्रांस में क्या होता है, समान लिगैंड विपरीत दिशा में। तो ये इस संकुल के 2 रूप होते हैं, सिस और ट्रांस। अब अपना है टॉपिक सिस प्लेटिन का, यानी सिस प्लेटिन है वो इस संकुल का कौन सा रूप होता है, सिस रूप होता है, समपक्ष। और ट्रांस को कहते हैं हिंदी में विपक्ष। तो सिस या समपक्ष में समान लिगैंड होते हैं समान दिशा में, तो इसकी ज्यामिति यहां प्लेटिनम के साथ 4 बंध बनेंगे। ये भी एक दंतुक है और ये भी एक दंतुक है, ये 2 बनाएगा और ये भी 2 बनाएगा। और जहां 4 सहसंयोजक बंध बनते हैं वहां अपन ज्यामिति बनाते हैं समतलीय वर्गाकार। ये समतलीय वर्गाकार ज्यामिति हो गई। ये 4 बंध बन रहे हैं, इससे समतलीय वर्गाकार ज्यामिति हो गई। अब आप यहां पे देख सकते हो दोनों समान एमीन लिगैंड एक दिशा में है और दोनों समान क्लोरो लिगैंड एक दिशा में है। तो यहां समान लिगैंड समान दिशा में है, इसलिए ये कौन सा रूप हो गया, ये समपक्ष या सिस रूप हो गया। तो इसको कहा जाता है सिस प्लेटिन। अब ये जो सिस प्लेटिन है इसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है। तो इस संकुल का जो सिस रूप है जिसको सिस प्लेटिन कहते हैं, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ये संकुल यौगिकों का 4th इंपॉर्टेंस है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है
नेक्स्ट अपना संकुल है ब्रिटिश एंटी लूसाइड। ब्रिटिश का आ गया बी, एंटी का आ गया ए, लूसाइड का आ गया एन। ब्रिटिश एंटी लूसाइड बा। अब देखिए ये जो संकुल है, इस संकुल का उपयोग विष के इलाज में होता है। तो ये जो संकुल है ब्रिटिश एंटी लूसाइड, इसका उपयोग है वो विष के इलाज में होता है। और विष ये जो विष है वो कुछ धातुओं का विष होता है और इन धातुओं के विष के इलाज में काम आता है ब्रिटिश एंटी लूसाइड बा। तो ये संकुल ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश एंटी लूसाइड BAN, और ये काम आता है कुछ धातुओं के विष के इलाज में। नेक्स्ट है देखिए अगला जो अपना संकुल का उपयोग है वो आएगा किसके अंदर, सोने तथा चांदी धातु के निष्कर्षण। अब धातु निष्कर्षण का मतलब क्या होता है कि अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना, यानी अयस्क है उससे शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है, धातु निष्कर्षण। अब अयस्क है वे खनिज होते हैं जिनसे धातुओं को शुद्ध अवस्था में कम समय में और अत्यधिक शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सके, ऐसे खनिज क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। और अयस्क द्वारा धातु को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करने का जो मेथड है वो कहलाता है धातु निष्कर्षण। अब देखिए सोने और चांदी इन धातुओं के निष्कर्षण के दौरान निर्माण होता है किसका, संकुल यौगिकों का। अब सोना और चांदी ऐसी धातु है जो अक्रिय होती है, ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होती, ये वातावरणीय कारकों के से प्रभावित नहीं होती है। तो ये दोनों धातुएं अक्रिय धातुओं की श्रेणी में आती है और इन धातुओं के निष्कर्षण के दौरान निर्माण होता है संकुल यौगिकों का। जैसे देखिए अपन चांदी का निष्कर्षण करते हैं तो अपन ने ये ले लिया चांदी का अयस्क, ये चांदी का अयस्क ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम साइनाइड से। अब देखिए तो जब अपन Ag2S सिल्वर सल्फाइड, इस अयस्क का नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, इसकी रिएक्शन कराते हैं 4 सोडियम साइनाइड से। तो एक तो 2 अणु बनते हैं संकुल यौगिक, ये एक संकुल यौगिक हो गया,
संकुल यौगिक की पहचान होती है बड़ा कोष्ठक, और बड़े कोष्ठक में एक तो धातु होती है, यहाँ धातु है सिल्वर, और साथ में लिगेंड होता है, यहाँ लिगेंड है साइनो। तो ये और बाहर सामान्य आयन के रूप में है सोडियम। तो ये दो अणु तो बन गए इस संकुल के, और साथ में बन गया सोडियम सल्फाइड। तो देखिए ये यहां पर चांदी का संकुल बन गया, ठीक है। अब यहां पे ये जो चांदी का संकुल बना है 2NaAgCN2, अपना टारगेट तो है धातु निष्कर्षण, यानी इस S से चांदी धातु को शुद्ध अवस्था में स्वतंत्र रूप से प्राप्त करना। अभी अपने पास आया है क्या, चांदी का संकुल यौगिक। अब अपन इस चांदी के संकुल यौगिक की रिएक्शन करा देंगे किससे, जिंक धातु से। तो जिंक धातु से रिएक्शन करवा दी, तो ये जिंक धातु क्या करेगा, ये जिंक धातु सिल्वर धातु को कर देगा प्रतिस्थापित। तो ये जो जिंक धातु है ये यहां पे सिल्वर धातु को कर देगा प्रतिस्थापित। तो देखिए यहां पे क्या होता है, Na2ZnCN4 प्लस 2Ag। तो आप देख रहे हो Ag की जगह क्या आ गया, जिंक, यानी जिंक ने Ag को प्रतिस्थापित कर दिया। यहाँ पे साइनो 2 2 4, तो साइनो 4 हो गए, सोडियम 2 सोडियम 2 हो गए। तो यहाँ पे ये बन गया जिंक का संकुल, और जो अपनी धातु है चांदी वो अपन को शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो गई। तो ये इस प्रकार चांदी धातु के निष्कर्षण में किसका निर्माण होता है, चांदी के संकुल यौगिक का। और जो चांदी का संकुल है वो होता है NaAgCN2। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है। तो ये इस प्रकार सोने और चांदी धातु के निष्कर्षण में सोने और चांदी के संकुल का निर्माण होता है। अब आपने चांदी का देख लिया, इसी प्रकार आप सोने का देख सकते हो। सोने के निष्कर्षण के दौरान ये पहले गोल्ड का संकुल बनता है, यहाँ पे चांदी की जगह गोल्ड हो गया, ये गोल्ड का संकुल बनता है। और वैसे ही इस गोल्ड के संकुल की रिएक्शन करवा देते हैं जिंक से। अब वही होगा, यहाँ पे भी जिंक है वो गोल्ड को कर देगा प्रतिस्थापित, और यहाँ पे बन जाएगा जिंक का संकुल, और यहाँ पे अपन को चांदी की जगह प्राप्त हो जाएगा गोल्ड। तो इस प्रकार चांदी और सोने धातु के निष्कर्षण के दौरान इनके संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। अब देखिए संकुल यौगिकों का जो लास्ट उपयोग है वो है मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण। अब देखिए जो मूलक है, मूलक क्या होता है, वे स्पीशीज जिन पे या तो धनावेश पाया जाता है या ऋणावेश पाया जाता है, वे कहलाते हैं क्या, मूलक। अब
परमाणु या परमाणुओं का समूह है जिन पर या तो धनावेश पाया जाता है या ऋणावेश पाया जाता है, क्या कहलाते हैं? मूलक। अब आवेश के आधार पे आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब आवेश के आधार पर मूलक भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो धनायन और एक ऋणायन। अब धनायन वे मूलक होते हैं जिन पे धनावेश पाया जाता है और ऋणायन वे मूलक होते हैं जिन पे ऋणावेश पाया जाता है। जैसे K+ NH4 प्लस पोटेशियम आयन, अमोनियम आयन, इन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये तो परमाणु है और ये परमाणुओं का समूह है, तो इन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये कौन से मूलक हो गए? धनायन। और धनायन मूलकों को कहा जाता है क्षारीय मूलक। धनायन मूलकों को क्या कहा जाता है? क्षारीय मूलक कहा जाता है। दूसरे होते हैं ऋणायन जिन पर ऋणावेश पाया जाता है। तो देखिए Cl- SO4-2, तो इन पे ऋणावेश है तो ये ऋणायन हो गए। अब Cl- तो है अकेला परमाणु और सल्फेट ये है परमाणुओं का समूह है, तो ये ऋणायन के अंदर आ जाएंगे। और ऋणायन मूलकों को कहा जाता है अम्लीय मूलक। तो ये मूलक हो गए। अब नॉर्मली क्या होता है, जब धनायनों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है, किनका? धनायनों का, यानी क्षारीय मूलकों का। तो धनायन या क्षारीय मूलकों के गुणात्मक विश्लेषण में निर्माण होता है किसका? संकुल यौगिकों का। तो जब धनायन या क्षारीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण किया जाता है तो संकुल यौगिकों का निर्माण होता है। तो ये संकुल यौगिकों के उपयोग थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। इसी के साथ ये जो अपना लेसन है उपसहसंयोजक यौगिक, वो कंप्लीट होता है। और इसको आप ध्यान से अच्छे तरीके से पूरे लेसन को कवर करना, और उसके बाद अपन इसका एक टेस्ट है वो रखेंगे मंडे को। तो आप इस लेसन की तैयारी है वो अपनी अच्छे तरीके से स्टार्टिंग से कर लीजिए। अब देखिए इसके अंदर आपको मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं।
ये अपना क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन संबंधित है किससे? अपन ने संकुल यौगिकों में समावयता की थी और संरचनात्मक समावयता में जो पहली समावयता थी, संरचनात्मक समावयता में पहली समावयता थी आयनन समावयता। तो ये क्वेश्चन आयनन समावयता से संबंधित है। तो आयनन समावी क्या होते हैं? दो या दो से अधिक संकुल जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन जलीय विलयन में उनका आयनन क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और आयनन होता है बड़े कोष्टक के बाहर वाले साधारण आयन का। तो ये आयनन समावयता से संबंधित क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए अपन को संकुल का अणुसूत्र दे दिया CrNH3 5Br SO4 वाले यौगिक के दो समावी, एक तो बोतल A में रखा है और दूसरा बोतल B में रखा है। अब बोतल A वाला संकुल यौगिक है वो बेरियम क्लोराइड के साथ श्वेत अवक्षेप देता है, जबकि बोतल B वाला जो संकुल है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है। तो इन दोनों संकुलों के सूत्र है वो लिखिए। तो आपको इन दोनों संकुलों के क्या बताने हैं? सूत्र बताने हैं। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इस अणुसूत्र के अपन पहले आयनन समावी बनाते हैं। तो पहला समावी CrNH3 5Br SO4। तो Br को मैंने रख लिया बड़े कोष्टक के अंदर और SO4 को रख लिया बड़े कोष्टक के बाहर। अब इसी अणुसूत्र से इसका दूसरा समावी बनाता हूं CrNH3 5। अब की बार SO4 को रख लिया अंदर और Br को ले लिया बाहर। अब देखिए यहां बड़े कोष्टक के बाहर है SO4 सल्फेट आयन और यहां बड़े कोष्टक के बाहर है Br ब्रोमाइड आयन। तो बाहर वाला साधारण आयन दोनों में क्या है? अलग अलग है, जबकि दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान। अब बाहर वाला साधारण आयन अलग अलग है तो जलीय विलयन में इनका आयनन क्या होगा? अलग अलग होगा। ये आयनन द्वारा देगा सल्फेट आयन और ये आयनन द्वारा देगा ब्रोमाइड आयन। तो इनका आयनन अलग अलग होगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? आयनन समावी है। तो ये तो है अपनी बोतल A वाला समावी और ये है अपना बोतल B वाला समावी। तो देखिए बोतल A वाला बेरियम क्लोराइड के साथ दे रहा है श्वेत अवक्षेप। तो देखिए अपन जब इसका आयनन बनवाएंगे तो CrNH3 5Br। अब ये आयनन द्वारा देगा क्या? सल्फेट आयन। और अब इसका आयनन करवाते हैं CrNH3 5SO4 और ये आयनन द्वारा देगा ब्रोमाइड आयन। तो इसने आयनन द्वारा दिया है सल्फेट आयन और इसने आयनन द्वारा दिया है ब्रोमाइड आयन। अब देखिए यदि अपन यहां पे डालें क्या? बेरियम क्लोराइड। क्या डालें? बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड का बेरियम आयन Ba+2 ये यहां पे रिएक्शन करेगा इसके द्वारा दिए गए सल्फेट आयन से। तो Ba+2 और SO4-2 ये बनाएंगे क्या? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट है वो
प्राप्त होता है किसके रूप में, श्वेत अवक्षेप के रूप में। तो इसीलिए अपन ने कहा कि जो बोतल ए वाला है वो बेरियम क्लोराइड के साथ देता है श्वेत अवक्षेप। अब इधर आइए, यहां पे अपन डालते हैं आगे सिल्वर नाइट्रेट। अपने कहा ना बोतल बी वाला सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीला अवक्षेप देता है, तो यहां डाल दिया सिल्वर नाइट्रेट। अब सिल्वर नाइट्रेट में है सिल्वर आयन Ag+, तो ये Ag+ है वो रिएक्शन कर लेगा इसके द्वारा दिए गए ब्रोमाइड आयन से Br- से, और ये बनाएगा क्या, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। और सिल्वर ब्रोमाइड है वो होता है एक पीला अवक्षेप। तो इसलिए अपने यहां लिखा कि जो बोतल बी वाला है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ देता है पीला अवक्षेप। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इस अणुसूत्र वाले दो समाई जो किस प्रकार के हैं, आयनन समाई प्रकार के हैं। एक का सूत्र तो है CrNH3 5Br SO4, ये तो है किसके अंदर, बोतल बी के अंदर। और दूसरा वाला जो बोतल ए के अंदर है और दूसरा वाला जो बोतल बी के अंदर है उसका सूत्र है CrNH3 5SO4 और बड़े कोष्टक के बाहर Br। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये अपना जो लेसन है वो कंप्लीट है और इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। मंडे को अपन इसका टेस्ट करें। थैंक यू।